एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है असाधारण परिस्थिति में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ। मित्रों, हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रपति की और उसकी जो शक्तियाँ हैं उनकी हम बात कर रहे थे। तो अब तक हमने भारतीय राष्ट्रपति की साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ, राज्यों के संबंध में शक्तियाँ और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार इत्यादि हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं अपना असाधारण परिस्थिति में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ। मित्रों, प्रत्येक राज्य में संकट काल में उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और किसी ऐसे शक्ति संपन्न अधिकारी का होना आवश्यक होता है जिसको आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए विशिष्ट सत्ता प्राप्त हो। संघीय देश में ये सत्ता राष्ट्रीय सरकार में निहित की जाती है। वस्तुतः क्या होता है, संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कार्यपालिका का ही होता है और राष्ट्रीय कार्यपालिका में संकटकालीन परिस्थिति के दौरान अत्यधिक शक्तियाँ निहित कर दी जाती हैं, जिससे यह भी संभव है कि कार्यपालिका निरंकुश रूप धारण करने का प्रयत्न करे। तो संविधान में इस संदर्भ में प्रायः कुछ विशेष रक्षक प्रावधान समावेशित किए जाते हैं जो कार्यपालिका के निरंकुश बनने की प्रवृत्ति पर अवरोध के रूप में कार्य करते हों। संविधान के ये आपातकालीन प्रावधान या राष्ट्रपति की ये संकटकालीन शक्तियाँ अभी हाल ही के वर्षों में बहुत अधिक संशोधन परिवर्तन के विषय रहे हैं। 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया, लेकिन 1975 में घोषित आपातकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, उससे इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए वचनबद्ध थी जिससे वर्तमान या भविष्य के शासक द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके। अतः 44वें संविधान संशोधन अप्रैल 1979 द्वारा इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई और इस संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां या संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है। पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। मित्रों, मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो, ये ऐसा लगे उसे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी ये 2 माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहता लागू रख सकता था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस प्रकार व्यवस्था की गई है जिससे शासक वर्ग के द्वारा इन संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। जिसमें पहली व्यवस्था है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। एक बार पुनः सुन ले आप इसे। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। दूसरा है, इस प्रकार का आपातकाल अब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। मित्रों, 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो इसी कारण से की गई थी, आंतरिक अशांति के नाम पर की गई थी। तो अब संविधान संशोधन के बाद, 44वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। कब किया जा सकता है? जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या इस प्रकार की आशंका उत्पन्न हो जाए, तभी ये घोषित किया जा सकेगा। तीसरा है, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद की विशेष बहुमत, दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं मतदान और उपस्थित
उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए 6 माह बाद संसद की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति यदि घोषणा कर देता है, क्या घोषणा कर देता है, आपातकालीन की घोषणा कर देता है, तो क्या करना होगा, 1 माह के अंदर संसद का क्या होगा, सत्र आहूत किया जाएगा। और पहले से चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो विशेष सत्र बुलाया जाएगा और संसद के दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत से, विशिष्ट बहुमत का अर्थ होता है कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत होना बहुत ही जरूरी है, दोनों सदनों से अलग अलग। और यदि इसे और भी आगे रखना है 6 माह तक के लिए, तो संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी होगी। चौथा बिंदु है, लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। देखिए, यदि आपातकाल को समाप्त किया जाना है, उसकी घोषणा करनी है, तो हम लोकसभा में एक सत्र में ही, लोकसभा में यानी एक सदन में ही, लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। और ये भी साथ में लिखा गया है, आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। मान लीजिए आपातकाल पर कोई विचार किया जाना है, सांसदों की तरफ से मांग आती है, तो 1/10 लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों के द्वारा जब इस तरह की मांग हो, तो आपातकाल पर विचार करने हेतु बैठक बुलाई जा सकती है लोकसभा की। 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किए गए 38वें संवैधानिक संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है, जिसमें व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अंतर्गत की गई संकटकालीन की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मित्रों, पहले ऐसा था, 38वां संविधान संशोधन कहता था कि आप राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई आपातकालीन की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई आपातकालीन घोषणा को भी न्याय योग्य, जस्टिसेबल बना दिया गया है, यानी अब आपातकालीन घोषणा को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मूल संविधान में तो मित्रों व्यवस्था थी कि अनुच्छेद 352 के अधीन संकटकाल की घोषणा पूरे देश के लिए तो की जा सकती थी, देश के केवल किसी एक या कुछ भागों के लिए नहीं, यानी पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा की जाती थी, किसी विशेष भाग के लिए नहीं। लेकिन अब क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए भी की जा सकती है। अब देखिए मित्रों, घोषणा के संवैधानिक प्रभाव, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा। इस घोषणा के संवैधानिक प्रभाव इस प्रकार होंगे। पहला है, इस घोषणा के लागू रहने के समय में 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। मित्रों, आपको यदि याद हो, अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसमें आता है और अनुच्छेद 19 हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो जो भी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 देता है, उन स्वतंत्रताओं को क्या किया जा सकता है, जैसे ही आपातकाल की घोषणा हो जाएगी तो ये 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण भी किया जा सकेगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि यदि आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लागू किया गया है, तब तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं को स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि आपात स्थिति सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गई है, तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें भी शर्त लगा दी गई है कि यदि आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं को स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि लागू की गई है ऐसी आपात स्थिति, तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। ये एक व्यवस्था की गई है इसमें। अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो कानून निर्मित किए जाएंगे, उन कानूनों के साथ ये उल्लेख करना अनिवार्य है कि वह कानून लागू की गई आपात स्थिति की घोषणा के कारण बनाए गए हैं। आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात ऐसे कानून तत्काल ही समाप्त हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण और विशेष बात है मित्रों।
जैसे ही आपातकाल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 19 के विरुद्ध जो भी कानून बनाए जाएंगे, स्वतंत्रताओं को स्थगित या समाप्त करने के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे, वो कानून तभी तक लागू रहेंगे जब तक आपातकाल लागू रहेगा। जैसे ही आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की जाती है, ऐसे कानून भी तत्काल स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मूल संविधान में मित्रों व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित कर सकता है। अर्थात संकट काल में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि आपातकालीन में भी प्राण और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये मित्रों। हमारा अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम नागरिकों को अपने अधिकारों के उपचार का अधिकार है। अधिकारों का हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचार ले सकते हैं, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, इस तरह की जो बात थी, अधिकार पीछा, ये सारे हमारे संवैधानिक प्रावधान थे। हम इनका लाभ ले सकते थे। लेकिन अनुच्छेद ये जो 32 है वो क्या है, आपातकाल में, संकट काल में नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन संविधान संशोधन किया गया 44वां, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी क्या होगा, प्राण और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। यानी व्यक्ति को अपने प्राण और अपनी देह पर स्वाधीनता रहेगी, अपने शरीर की स्वाधीनता रहेगी, इसको समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं वो हम नहीं जा पाएंगे। सिर्फ प्राण और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही क्या है, संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अर्थात राज्य सूची में दिए गए सभी विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। देखिए हमारे संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा 3 सूचियों के अंतर्गत विषयों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो अब क्या प्रावधान हो गया है कि संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सभी सूचियों के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और यदि कोई राज्य में कानून है और वो संघीय कानून के विरोधी हो तो वे विरोध की सीमा तक अमान्य होंगे। इस तरह से राज्य सूची के विषय में भी संघ द्वारा निर्मित ये कानून उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। यानी ऐसे आपातकाल में जब संसद राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है तो वो आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। 6 माह तक लागू रह सकते हैं, उसके बाद वो लागू नहीं रहेंगे। यानी राज्य सूची के विषयों पर भी राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। अगला आता है संघ की कार्यपालिका को ये शक्ति मिल जाएगी कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सके कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करें। वो महत्वपूर्ण बात है। जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो संघ की कार्यपालिका को शक्ति मिल जाती है कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करें। इसी प्रकार राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संघ और राज्यों के बीच आय वितरण संबंधी सभी या कोई भी उपबंध चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार संशोधित रहेंगे, परंतु ऐसा आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। हम सभी जानते हैं आय का विभाजन होता है, वितरण होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो ऐसे में संघ और राज्यों के बीच में आय का जो वितरण है, जो विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति इस संबंध में कोई निर्देश दे सकते हैं कि वो चालू वित्तीय वर्ष में उनके निर्देशानुसार संशोधित रहेंगे। यानी कितना कितना केंद्र राज्यों को मिलेगा, सारा केंद्र को मिलेगा या सारा राज्यों को मिलेगा या कितना कितना % दोनों को मिलेगा, ऐसा निर्देश राष्ट्रपति दे सकते हैं। संविधान के 43वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की भूमि के किसी विशेष भाग में आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में लागू नहीं होगी जिस राज्य के किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा लागू की गई है, अपितु संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति अन्य राज्यों में भी उस समय तक लागू की जा सकती है जिस सीमा तक भारत या उसकी भूमि के किसी भाग की सुरक्षा के लिए संकट हो। कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि मान लीजिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की भूमि के किसी
भूभाग पर, किसी विशेष भाग पर आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि संसद को कानून बनाने की शक्ति उस राज्य या भाग के लिए मिलेगी, नहीं, वो संपूर्ण देश के लिए उसकी संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति उस राज्य में लागू नहीं होगी, वरन संपूर्ण देश में लागू की जाएगी। तो ये है घोषणा के संवैधानिक प्रभाव, यानी आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है उसके संवैधानिक प्रभाव क्या रहेंगे, ये है। अब आता है व्यवहार में इसका प्रयोग कब कब किया गया अनुच्छेद 352 का, तो मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। 1962 में की गई है जब भारत पर चीन के, और 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण की स्थिति में ऐसा किया गया। मित्रों 3 बार ऐसा हुआ है, जिसमें पहला किया गया था 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया, एक 1971 जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, और एक है जून 1975 में। पहले क्या है, 26 अक्टूबर 1962 को नेफा तथा लद्दाख क्षेत्र में चीन के आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने संकट काल की घोषणा की। ये देखिए, चीन ने आक्रमण किया था हमारे नेफा और लद्दाख के क्षेत्र में, तो हमने संकट काल की घोषणा की, और राष्ट्रपति ने अपने उद्घोषणा में कहा कि बाहरी आक्रमण के कारण संकट काल की स्थिति विद्यमान है। 8 नवंबर 1962 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 और 22 को स्थगित कर दिया गया, और इसी दिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेने के अधिकार को भी स्थगित कर दिया गया, और 14 नवंबर 1962 को अनुच्छेद 14 भी स्थगित कर दिया गया। इस तरह से ये संकट काल जब घोषित किया गया, आपातकाल जब घोषित किया गया, तो किस तरह से अनुच्छेद 21, 22 और 14 को स्थगित किया गया। फिर 26 अक्टूबर 1962 को ही भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश भी जारी किया गया। इसमें भारत प्रतिरक्षा नियम, नागरिक प्रतिरक्षा सेवा नियम, भारत प्रतिरक्षा संपत्ति अर्जन एवं अधिकरण नियम आदि बीसी अधिनियम के आधार पर बनाए गए। 1962 में जारी की गई यह संकटकालीन घोषणा 1968 तक 1968 तक जारी रही थी। मित्रों इसी प्रकार दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा हम आक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दूसरी बार संकटकाल की घोषणा की गई, जो कि 27 मार्च 1977 तक जारी रही। ये 2 बार मैंने आपको बता दिया है, 1962 में और 1971 में। तीसरा था 26 जून 1975 को जो घोषणा की गई आपातकाल की। 1971 में घोषित आपातकाल तो लागू था ही, इसके साथ ही जून 1975 में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही एक नवीन आपातकाल की घोषणा की गई। 1971 में आपातकाल बाहरी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण घोषित किया गया था, लेकिन 1975 का आपातकाल आंतरिक व्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के नाम पर घोषित किया गया। 1975 के इस आपातकाल में आपातकालीन प्रावधानों को जितनी अधिक सीमा तक लागू किया गया, उसके पूर्व ये प्रावधान कभी भी इतनी सीमा तक लागू नहीं किए गए थे। आपातकालीन प्रावधानों की घोषणा के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 359(1) के अंतर्गत आपात स्थिति के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के न्यायालय में अपील करने का अधिकार को निलंबित कर दिया गया। यह आज्ञा आपात स्थिति की अवधि तक जारी रहेगी। संविधान की उक्त धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अनुच्छेद 14, 21 और 22 के अंतर्गत न्यायालयों में अपील करने के अधिकार को आपात स्थिति की अवधि तक स्थगित किया जाता है। यह आज्ञा जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि व्यवहार में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। एक 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, एक 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, और एक 1975 में जब आंतरिक व्यवस्था के नाम पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये थे राष्ट्रपति की संकटकाल या असाधारण परिस्थिति में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियाँ या संकटकालीन शक्तियाँ, जिसमें मैंने पहले आपको बताया अनुच्छेद 352। कल के हम अपने लेक्चर में बात करेंगे दूसरे अनुच्छेद 356 की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।